हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में किसी भी बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने का दो इंपॉर्टेंट लॉज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें पहला है किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस वीडियो में किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को पूरी तरह से आपको समझाएंगे और साथ में इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे इन लॉ का एप्लीकेशन हम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, कोई भी जो जंक्शन है, किसी भी जंक्शन पर सभी करंट का एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना होता है? ज़ीरो होता है। ठीक। सबसे पहले थोड़ा सी बात जंक्शन पर करना चाहते हैं कि जंक्शन क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट जहां दो से अधिक वायर आके मीट करते हो, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, इस जगह पर 3 वायर्स आपस में आके मीट किए हुए हैं। एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है। तो 3 वायर इस पॉइंट पर आके मीट किए तो क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। इस वाले पॉइंट पर भी 3 वायर मीट किए हैं, एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है। ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर कि 2 से अधिक वायर्स आके क्या करते हैं? मीट करते हैं। और किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार तुम ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल ऐसा माने कि ऐसे ही एक जंक्शन है, तो 4 वायर हो गया, 1 2 3 4। मान लो इसमें करंट यार मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, आप मान लें इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 और इसमें करंट कितना है? I4 है। सही बात है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 I4 है। अब इस जंक्शन पर टोटल करंट का सम कितना होगा? ज़ीरो होगा। टोटल करंट का सम मतलब अगर हम सभी करंट का एल्जेब्रिक सम कर दें I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? ज़ीरो के बराबर आएगा। लेकिन सर कैसे? कैसे कहने का मतलब है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर जंक्शन पर करंट, जो करंट जंक्शन पर आ रहा है, अगर उसको तुम पॉजिटिव ले लो और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको तुम नेगेटिव ले लो, तो सबका जब तुम एल्जेब्रिक सम करोगे तो सबका एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा? ज़ीरो। ये तो किताबी बात होगी। इसको और सिंप्लीफाइड करें तो एकदम नॉर्मल सोचिए कि करंट कभी भी जंक्शन पर रुकती नहीं है। किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। टोटल करंट हमेशा जंक्शन पर कितना होगा? ज़ीरो। अगर 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो 100% श्योर है कि पूरा का पूरा 1 एम्पियर जंक्शन को क्रॉस करके चला जाएगा। जंक्शन पर कोई रुकने वाला नहीं है। जंक्शन पर कोई रुकने वाला नहीं है। यानी इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे कह सकते हैं करंट इन इज इक्वल्स टू करंट आउट। किसी भी जंक्शन पर जितना करंट इन होगा उतना ही करंट क्या होगा? आउट होगा। या फिर दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का सम हमेशा कितना होता है? ज़ीरो होता है। देखो हमने I1 I2 I3 I4 जरूर यहाँ लिखा है, लेकिन हमने कोई एरो वैरो नहीं लगाया कि किसको कौन करंट आ रहा है, कौन करंट जा रहा है। कोई एरो वगैरह नहीं लगाया। जो करंट आएगा उसको हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। जो वहाँ से जाएगा उसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। तो आने वाला करंट पॉजिटिव, जाने वाला करंट नेगेटिव, सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? ज़ीरो। और यही होता है किरचॉफ का करंट लॉ। इसको KCL नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं आप। KCL, किरचॉफ करंट लॉ, KCL, कि किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है? ज़ीरो होता है। आने वाली करंट को पॉजिटिव ले लो, जाने वाली करंट को नेगेटिव ले लो और सबको विद साइन सम कर दो, आंसर ज़ीरो हो जाएगा जंक्शन पर। या फिर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। गौर करने वाली बात है कि किरचॉफ करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, कि किसी भी जंक्शन पर चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। चार्ज न क्रिएट होता है। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब चार्ज क्या? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सही बात है यार, जंक्शन पर चार्ज न क्रिएट होगा न डिस्ट्रॉय होगा, बस जितना चार्ज आएगा उतना पास हो जाएगा, कुछ रुकेगा भी नहीं। यही है किरचॉफ के करंट का लॉ, जो किस पर बेस्ड होता है? किरचॉफ का जो करंट का नियम है ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है कि किसी भी जंक्शन पर जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या होगा? जाएगा। तो यहाँ ठीक है ना, यानी कि करंट इन इक्वल्स टू करंट आउट। क्या बात समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। किरचॉफ करंट लॉ समझ में आया। अगला लॉ जो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको KVL कहते हैं। ठीक है, ये KVL का मतलब क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या है? तो एक बात समझना कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ आप ले लेंगे तो उसको लूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन का एक रेफरेंस लिया हुआ है। ये देखिए, ये देखो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, तो बस ये एक लूप बन गया। समझ रहे हो? ये भी एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, ये भी एक लूप बन गया। देखो ये एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी एक क्लोज्ड पाथ जो होता है ना वो लूप बन जाता है। ये बाहर बाहर देखो, ये भी क्या बन जाएगा? तुम्हारा एक लूप बन जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो एक क्लोज्ड पार्ट होता है, पाथ होता है, एक बंद रास्ता होगा, वही क्या कहलाएगा आपका? वो आपका लूप कहलाएगा।
बात समझ में आ गई। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी लूप में सभी वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो सभी वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम कितना होता है? 0 होता है। कोई भी एक लूप है, किसी भी लिखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। किसी भी लूप में सभी वोल्टेजेस का जो सम होता है वो सभी वोल्टेजेस का सम हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ठीक बात है ना? तो किसी भी लूप में टोटल वोल्टेजेस का सम कितना होगा? हमेशा 0 होगा। थोड़ा सा इस पर हम बात जरूर करना चाहेंगे आपसे। एक छोटी सी सर्किट मान बना लेते हैं और उस सर्किट के रेफरेंस में आपको कुछ समझा देते हैं। यार देखिएगा, जैसे मान लो यार एक रजिस्टर लगा है R1, ठीक, एक यहाँ पर बैटरी लगी हुई है V1 वोल्ट की, एक और यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, एक और बैटरी मान लेते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। V2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक, और इसमें ऐसे ही आई करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना हम आपको सिखाते हैं, उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना। आप एक बात जान लीजिए कि करंट हमेशा बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जो बैटरी में ये बड़ी वाली लाइन है ना, जो बड़ा डंडा है, ये क्या होता है? हायर पोटेंशियल। छोटा वाला डंडा क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। और करंट हमेशा हायर से कहाँ फ्लो करता है? लोअर की तरफ। जैसे ये देखो बड़ी वाली लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगी, छोटी वाली लाइन क्या होगी? नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बैटरी में ऐसा होता है, ठीक है ना। खैर वहाँ से कोई मतलब नहीं है, बस ये जानना है आपको कि जो बड़ा वाला डंडा होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। छोटा वाला डंडा क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इसमें करंट इस तरह से मान लो फ्लो कर रहा है। दूसरी बात, किसी भी रजिस्टर में जहाँ से करंट इंटर करेगा उस सिरे को क्या मान लेना? पॉजिटिव। और जहाँ से करंट निकलेगा उसको क्या ले लेना? निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो करंट ऐसे आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ रहा है? निगेटिव। अच्छा एक बात हम अभी क्लैरिफाई कर दें कि कुछ देर पहले भी हमने बोला कि किसी भी करंट हमेशा किसी बैटरी के हायर से लोअर में जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ पर तो करंट लोअर से हायर की तरफ। नहीं भाई, तो सर्किट है यार। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ले लिए केवीएल को समझाने के लिए। तो जनरल हम बात करें कि किसी सर्किट में अगर एनर्जी सोर्स के तौर पर, किसी सर्किट में एनर्जी सोर्स के तौर पर बैटरी या सेल को लगाए हो तो करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। ये सर्किट है, समझा रहा है, ठीक है। इसके पीछे की फिजिक्स पर जाएंगे तो ये देखो, ये इसका मतलब कि यहाँ पर ये V2 की चार्जिंग हो रही है, ये V2 की यहाँ पर क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है, ठीक बात है। ये चार्ज हो रहा है, ऐसा समझ लो, ऐसा बैटरी। पर इतना कंफ्यूज मत करिए, ये नॉर्मल चीज़ है, उसको समझिएगा कि सर हमेशा साइन कैसे लगाते हैं। तो बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा क्या होगा? निगेटिव। करंट जहाँ से घुसेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। रजिस्टर में करंट जहाँ से घुस गया वो सिरा क्या होगा? पॉजिटिव। जहाँ से निकला वो क्या होगा? निगेटिव, ठीक है ना। इतना कर लोगे तो हमेशा जो जहाँ से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव, जहाँ से निकलेगा वो निगेटिव। बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा क्या हो गया? नेगेटिव। इसके बाद सर्किट में घूम जाओ, सर्किट में घूम जाओ और वोल्टेज हर जगह का लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। चलो हम यहीं से चल रहे हैं, ठीक है। चाहे तुम करंट के डायरेक्शन में घूमो, चाहे तुम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ध्यान रखना है कि रजिस्टर में जहाँ से करंट घुसा वो पॉजिटिव, जहाँ से निकला वो नेगेटिव। बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा क्या होगा? नेगेटिव। लूप लॉ कहता है किसी लूप में सभी वोल्टेज का जो सम होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो जरा घूमिए तो चलिए तो मेरे साथ, यहाँ से निकले, अब बताओ किससे निकले? प्लस से निकलोगे तो प्लस लिखना, माइनस से निकलोगे तो माइनस लिखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम घूम किधर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में कि करंट के विपरीत, उससे मतलब ही नहीं है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हम किधर से निकले, देखो यहाँ से जो है तुम प्लस से निकले कि माइनस से? माइनस से। वोल्टेज लिखो, करंट है I, तो V इक्वल्स टू आई, ओम्स लॉ लगा दो, तो कितना लिखोगे? I इंटू R1। अब यहाँ पे आओ, प्लस से निकलेगी माइनस से? माइनस से, माइनस V2। इधर आओ, प्लस से निकलेगी माइनस से? माइनस से, माइनस कितना करंट है? I करंट है सर, तो I इंटू R2। वोल्टेज लिख रहे हैं, प्लस से निकलेगी माइनस से? प्लस से, प्लस V1 वापस लौट के यहाँ पहुँच गए, इज इक्वल्स टू कितना? 0। इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर जी? 0। यही है लूप लॉ। समझ रहे हो कि किसी भी लूप में सभी वोल्टेज का सम कितना होता है? 0 होता है। इसी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लूप लॉ भी कहते हैं, और किरचॉफ करंट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। याद रखना, किरचॉफ करंट लॉ ही जो है आपका, इसी को दुनिया में जंक्शन का नियम, जंक्शन लॉ के नाम से भी आप जानते हैं, और इसी को आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। और ये जो किरचॉफ के लूप लॉ या वोल्टेज लॉ है, ये किस पर बेस्ड है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कि किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज या टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। वहीं पर किरचॉफ करंट लॉ किस पर बेस्ड होता है? चार्ज कंजर्वेशन पर। और
और किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन पर। देखें, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्या आपको दोनों लॉ क्लियर हो गया? बिल्कुल इसे समझ में आ गया। इसीलिए क्वेश्चन रखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन कर लोगे एकदम पक्का पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक, तो किरचॉफ करंट लॉ फिर समझ लो कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, मतलब टोटल करंट का सम हमेशा जीरो होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ क्या कहता है, किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज का सम हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। वोल्टेज लिखने से पहले करंट को देखकर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। जहाँ से करंट एंटर करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, जहाँ से निकलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव। सर चले सर आगे बढ़ा जाए, शुरू किया जाए। इसमें देखिए ये क्वेश्चन, अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हम KVL और KCL का यूज़ करेंगे, और KVL और KCL का यूज़ करके इसमें हम चलिए करंट वगैरह कैलकुलेट करते हैं कि कितना करंट होगा, वो करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेकिन इसमें कैसे सॉल्व करें, तो भैया ये सर्किट तुम्हारे सामने दिया हुआ है, और इस सर्किट में तुमसे मान लो बोल दिया कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, यही सवाल ले लेते हैं। ये बड़ा तगड़ा सवाल है, लग रहा है ना छोटा सा, छोटा है नहीं, अभी दिमाग ख़राब हो जाएगा करने में उसको। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हम थोड़ा सा हिंट देंगे आपको, थोड़ा कैलकुलेशन हम करा देंगे, बाकी कुछ आप भी कर लेंगे। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, दिख रहा है ना यार ये, ठीक, हर एक ब्रांच में करंट। अब लेकिन इसमें तो सर करंट कहीं दिया ही नहीं है, कहाँ करंट क्या फ्लो कर रहा है वही हमें निकालना है, हमें तो कुछ दिया नहीं है, तो हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। हमें कुछ करंट, हम I1 I2 कुछ वेरिएबल्स हम मानेंगे। जब हम वेरिएबल मानेंगे तब जाके हम वोल्टेज लॉ और लूप लॉ लगाएंगे, और उसके बिहाफ पर हम अपना आंसर लिख पाएंगे। बहुत अटेंटिव हो जाइए, एकदम धीरे धीरे बताएंगे और ध्यान सुनिएगा। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल आ जाए कि इसमें बोले कि भाई सभी ब्रांचों में करंट निकालो, तो कुछ वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे, जैसा हमने बताया। तो कहाँ से मानना शुरू करें, तो कहीं से भी मानना शुरू कर सकते हो, लेकिन तुम सवाल को बड़े ध्यान से देखो। सर दो ही बैटरी है, एक ये 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 5 वोल्ट की बैटरी है। तो ठीक सर, करंट किसके वजह से फ्लो करेगा, तो बैटरी की वजह से फ्लो करेगा। प्रारंभिक इनिशियली अगर समझें कि कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, तो बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। जो बैटरी का पॉजिटिव होगा, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो जब भी हमारे अनुभव से हम आपको एक बात बताएं कि जब भी ऐसा सवाल मिले, आप सबसे पहले सबसे बड़ी वाली बैटरी को टारगेट करने का सोचा करिए कि सर सबसे बड़ी वाली बैटरी हमारे सामने 10 वोल्ट की है। तो हम मान लिए कि यहाँ से कितना करंट आया एक बार के लिए, I1। और एक बात और, कम से कम वेरिएबल मानना है भैया, गड़बड़ मत करना, बहुत ज़्यादा वेरिएबल मान लोगे तो भी फंस जाओगे। अब तुम समझ लो कि हम मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट आया, I1। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि सर यहाँ से कितना करंट आ रहा है, एक बार के लिए हमने मान लिया I1 करंट आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब I1 करंट इस जगह पर है, एक जंक्शन है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट गया, I2। लेकिन क्या ज़रूरी है सर कि इस वाले ब्रांच में करंट I2 इधर की तरफ ही जाए, ऊपर से नीचे भी आ सकता है? हाँ, हो तो सकता है, उसका भी इलाज बताएंगे। देखिए सर, इधर करंट हमने मान लिया I1, और मान लिया इधर करंट कितना गया, I2। अब आया जंक्शन लॉ लगाने का बारी कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। टोटल करंट का सम कितना होगा, 0। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इस जंक्शन पर कितना करंट आया, I1 करंट आया। कितना करंट आया, I1 करंट आया। ठीक, आ गया I1, और जंक्शन से गया कितना, I2 चला गया। तो कितना बचा, जंक्शन पे आया I1, चला गया I2, तो बचा कितना, I1 माइनस I2। यानी सर I1 करंट आया, इधर चला गया I2, और इस वाले ब्रांच के लिए कितना बच गया, I1 माइनस I2। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि इधर से आया है I1, इधर गया I2, तो I1 तो आ गया, उसमें से I2 पार्ट निकल गया, बचा कितना, I1 माइनस I2। यानी इधर कितना करंट जा रहा है, I1 माइनस I2। सही है। अब तुम इस जंक्शन पर जो तुमको भी हमने जंक्शन लॉ पढ़ा है उसको अप्लाई करो, एकदम सब सही आएगा। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो देखो कितना करंट आ रहा है, I1। करंट आ कितना रहा है, करंट इन कितना है, I1। करंट आउट कितना है, देखिए गया कितना, I2 प्लस I1 माइनस I2। I2 से I2 कट गया, यहाँ पर कितना बच गया, I1। आया भी था I1, जा भी रहा है कितना, I1। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आया क्या इतना? ठीक, तो सर यहाँ तक करंट कितना मेरा पहुँच गया, I1 माइनस I2। यहाँ तक कितना करंट पहुँच गया, I2। अब हम तो थोड़ा फंस रहे हैं, कुछ फंस नहीं रहे हो। तुमने दो वेरिएबल माना और आधा सर्किट में तुमने करंट लिख दिया, तो कोई बात नहीं, एक वेरिएबल और मान लो। कैसे माने, तो बैटरी आपके सामने है, मान लेते हैं कि 5 वोल्ट की बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इधर एक करंट निकला I3। अब मान लो यहाँ से करंट आया I3,
अब जरा इस जंक्शन को भैया देखो, इधर से आया I2, इधर से आया I3, तो कितना करंट रहा है I2 प्लस I3, तो जाएगा कितना I2 प्लस I3, जितना आएगा उतना जाएगा। कितना बेसिक सा नियम किरचॉफ ने दिया, देखिए किरचॉफ सर ने कितना बेसिक सा नियम दिया कि I2 प्लस I3 आया तो सर जाएगा भी कितना I2 प्लस I3। अब इस जंक्शन पर देखिए सर जी बताइए इस जंक्शन पर कितना करंट आया I2 प्लस I3, कितना करंट गया I1, कितना करंट आया I2 प्लस I3, कितना करंट गया I1, तो बचा कितना, आया है I2 प्लस I3, गया है कितना I1, रिमेनिंग कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1, यानी कितना करंट बच गया I2 प्लस I3 माइनस I1। क्या कहते हो यार, सही बात है ना। तुम्हारा मन कहता है तो तुम चेक कर लो कितना करंट आया I2 प्लस I3, चलेगा सर। कितना करंट जा रहा है I1, और यहाँ से भी तो जा रहा है, कितना जा रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1। बाबू देखो I1 से I1 कट गया, सर देखिए I2 प्लस I3 जा रहा है और आ भी कितना रहा था I2 प्लस I3, जो कि बिल्कुल सही है हमारा, तो एकदम ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स टॉक अबाउट दिस जंक्शन, इस जंक्शन में बात करें, बताएं कितना करंट आ रहा है I1 माइनस I2, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, तो भैया दोनों आ रहा है ना, इन दोनों को मिला के उतना ही जाएगा, तभी तो जंक्शन लॉ वैलिड हो पाएगा। तो सर आया कितना I1 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस है ना, ये देखो I1 माइनस I2, जा कितना अब और कितना आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, कुछ मर रहा है, मर रहा है ना सर, I1 से I1 मरा, I2 से I2 मरा, अरे जा कितना रहा है I3, देखो बिल्कुल सही आया। कैसे कि सर इधर से अगर गया है I3 तो आएगा भी कितना I3, और हमारे कैलकुलेशन से इधर I3 आ भी रहा है। अब हमने आपकी हेल्प से, अपने दिमाग से, देखिए हमने सभी करंट को मान लिया, लेकिन सर क्या ज़रूरी है कि जैसा हमने माना वैसा ही होगा, नहीं भाई ज़रूरी तो नहीं है। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के, अगर आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ जाए तो तुम ये समझ लो जो तुमने माना वही ठीक ठीक, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो जो तुमने माना उसका अपोजिट कर लेना। फॉर एग्जांपल I3 की वैल्यू, या फिर मान लो इसमें कि I2 प्लस I3 आपने निकाला, I2 प्लस I3 की वैल्यू बढ़ के निगेटिव आ गई, तो निगेटिव का मतलब ये है कि भाई नीचे से ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बस इतना। अपने से मान के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, जंक्शन लॉ सही से लगाइए। अब सॉल्व करने के बाद अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब यहाँ पर है कि जो आपने माना उसका अपोजिट आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या कहते हो यार, देखो इतना एक बार सोच लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही है, आगे बताएं, सॉल्व कराएं इसको। अब क्या करेंगे सर, 3 वेरिएबल है, देख रहे हो इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में हमने दिमाग लगा के 3 ही वेरिएबल लिया, और तुम भी कम से कम वेरिएबल लोगे, जितना ज़्यादा वेरिएबल लोगे भैया उतना ज़्यादा इक्वेशन बनेगा। अगर 4 वेरिएबल लोगे तो 4 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए ना, तो परीक्षा में एक ही सवाल तो रहेगा नहीं, तो कैसे करें, कम से कम वेरिएबल चुनेंगे, इत्मीनान से तसल्ली से एक बार सोच लेंगे, 30 सेकंड पॉज लेके, कम से कम 3 वेरिएबल, तो अब सर 3 इक्वेशन बनाएंगे, 3 लूप चुन लेंगे, उसमें जंक्शन लॉ, सॉरी किरचॉफ लॉ लगा लेंगे, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लेंगे, और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएंगे। करा जाए सर, आइए देखा जाए, कुछ नाम मानना पड़ेगा यार तभी तो मजा आएगा। ए ले लो, बी, सी, डी, ई, चलेगा। अब करंट जहाँ से घुसा वो क्या होगा, पॉजिटिव। देखना पहले बैटरी देखो, बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ है, देखो करंट यहाँ से घुसा प्लस, यहाँ से निकला माइनस, करंट यहाँ से घुसा प्लस, यहाँ से निकला माइनस, यहाँ से घुसा प्लस, यहाँ से निकला माइनस, जहाँ से घुसेगा प्लस यहाँ से निकलेगा माइनस, करंट यहाँ से इंटर किया प्लस, निकला माइनस, हो गया, सब जगह लग गया, एकदम ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लूप का चुनाव कर लेते हैं। पहला हमको लूप दिख रहा है ए बी ई, थोड़ा आसान है, और इससे आसान क्या हो सकता है, लेना ही पड़ेगा यार, अब जैसा भी ये लेना ही पड़ेगा, ए बी ई ले लो भाई, ए बी ई लूप लॉ लगाने जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए थोड़ी सी जगह की कमी है और ध्यान दीजिएगा, लूप लॉ इन ए बी ई, यानी समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 0, कहीं से भी चलो। एक तो अपने दिमाग में मत पालो कि क्या हम जब लूप लॉ लगाएंगे तो क्या हमको करंट के डायरेक्शन में चलना है, ना भाई, जैसे मन वैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करंट देख के प्लस माइनस लगा लीजिएगा। उसके बाद अगर किसी का मन करता है तो वो इधर से ऐसे चले, किसी का मन करता है तो ऐसे चले, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल का ड्रॉप लिखने के लिए अगर प्लस वाले साइन से निकलना तो प्लस लिखना, माइनस वाले से निकलना तो माइनस लिखना। आओ शुरू करते हैं करना, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, बताइए प्लस से निकलेगी माइनस है, माइनस, वोल्टेज लिखो -4, करंट कितना है यहाँ पे I2, इधर आए प्लस है कि माइनस है, माइनस है, कितना -2, करंट कितना उसमें बोलो I2 प्लस I3, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं भाई, V इक्वल्स टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस, प्लस निकलेगी माइनस है, माइनस I1,
और फिर यहाँ पर आए, बताओ प्लस है कि माइनस है, प्लस से, +10 इज इक्वल्स टू 0। बोलो भाई सही है? सही है क्या, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा 10 को इधर ले जाइएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस देखिए कैंसिल हो जाएगा। अरे यार यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 10 को इधर ले जाओगे -10 होगा, दोनों साइड से माइनस कॉमन करके गायब कर दो, तो इधर कितना बचेगा, 4i2 + 2i2 + 2i3 + i1 इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व करने पर i1 + 6i2 + 2i3 इज इक्वल्स टू 10, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देखिए सर हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी है, चेक कर लीजिएगा। i1 + 6i2 + 2i3 इज इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दिया, ठीक चलेगा। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, अगला लूप ले लेते हैं AED लूप। पहला लिया था हमने ABEA, पूरा लिख दें ABEA, अगला ले रहे हैं लूप लॉ इन AEDA। आओ देखो तो, समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू कितना, 0, ठीक है ना। AEDA लूप दिख रहा है आपको, AEDA लेने जा रहे हैं, बताएं सर प्लस से निकलेगी माइनस से, माइनस से, ये देखो माइनस निकले, 4 ओम है ये, -4i1 - i2, इस निकले प्लस से, जिससे निकले करंट की दिशा में चले या बेदिशा में चले से मतलब ही नहीं है यार, जैसे मन वैसे चलो, प्लस से निकलना तो प्लस लिखना, माइनस निकलना तो माइनस लिखना, प्लस 2 इंटू कितना है यार वहाँ पे, i2 + i3 - i1, ये माइनस, यार जगह तो कम पड़ गई, कोई नहीं, यहाँ लिख रहे हैं माइनस, देखो किसे निकले, माइनस से, -i1, और किससे, प्लस, ये देखो किससे निकले, प्लस से, +10 इज इक्वल्स टू कितना, 0। चेक करिए भाई, चेक करिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। -4i1 - 2i1 - i1 दैट इज -7i1, देखा आपको, अरे यार -4i1, चेक करो, -4i1 और यहाँ से -2i1 - i1 -7i1, माइनस प्लस 4i2 + 2i2, दैट मीन्स ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो +6i2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ से कितना दिख रहा है मेरे को दिख रहा है +2i3 +10 इज इक्वल्स टू 0, माइनस उधर कर देते हैं और 10 को उधर कर देते हैं, फिर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, समझ लो क्या करें, या फिर एक एक को उठा के उधर लेके चले जाओ, 10 को रहने दो, तो इसको 7i1 - 6i2 - 2i3 इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2 बन के तैयार हो गया मेरा। बोली सर, ठीक है ना। देखिए मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, तो मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन में क्या, कौन सा लूप लें, बाहर वाले लें क्या, और एकदम बाहर देखो ABCDA बाहर वाला छोटा भी दिख रहा है, बस बहुत ही बढ़िया। इन AB लूप लॉ ना यार, लूप लॉ इन ABCDA, घूम जाओ पूरे में यार, घूम जाओ बस। -4i2, कोई दिक्कत नहीं सर, -4i2 अब बताओ प्लस से माइनस से, -5 चलेगा सर, प्लस है प्लस से, +4i1 - i2 इक्वल्स टू 0। सर देखिए यहीं से चले, -4i2 -5 +4i1 - i2 इक्वल्स टू 0। तो यार ये देखो -4i2 है और यहाँ भी -4i2 है, और ये 4i1 - 8i2 इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स i1 - 2i2 इक्वल्स टू 5/4, इक्वेशन नंबर 3। बोलो भाई क्या यहाँ तक ठीक है सर, देख लो, चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है सर। कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, एक आध जगह कोई त्रुटि हो जाए तो उसको पकड़ के बैठ मत जाइएगा, बाकी कहीं तो आगे बढ़े। अब मेरे को देखो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, अरे बहुत ही सिंपल बन गया यार, ये तो 1 और 2 को जोड़ दो, 6i2 कट जाएगा, 2i3 भी कट जाएगा, 7i, अरे यार प्लस है और माइनस है, देखो प्लस है और माइनस है, कट जाएगा, तो 7i1 और i1 8i1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20, यानी i1 इक्वल्स टू 20/8 मतलब सो कर लेते हैं 1 + 2 कर लिए, 1 + 2 करने जा सॉल्व करने जा रहे हैं, अब देखिएगा दिमाग लगाइएगा, 1 + 2 कर दीजिए सर। तो सर देखिए 6i2 - 6i2 गया, 2i3 - 2i3 गया, i1 7i1 8i1 10 और 10 20, i1 इज इक्वल्स टू 20/8 5/2 2.5 एम्पियर, i1 आ गया 2.5 एम्पियर, i1 निकाल दिया हमने।
सही। जैसे ही I1 आ गया यहाँ पुट करिए, पुट पुट I1 इन 3, पुट I1 इन 3 में 2.5 को 5/2 लिख सकते हो ना, इतना तो बेसिक आता ही होगा यार। 5/2 माइनस 2 I2 इज इक्वल्स टू 5/4। यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, 5/2 माइनस 5/4, तो 5 चौक 20, 5 हो जाए 20, 5 to 10 10, 10/8 2I2, तो ये 5/8 I2 5/8 आ रहा है क्या? सॉल्व करने पर I2 आ गया 5/8 एम्पियर। कैलकुलेशन देखते रहना भाई, कैलकुलेशन देखते रहना, देखिएगा ये सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर जो I2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 5/8 एम्पियर। तो 5/8 एम्पियर को डेसिमल में कर सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। I1 हो गया, I2 हो गया, बचा I3, तो I1 मिल गया, I2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ये वाला पार्ट दिख रहा होगा ना, मैं वही सॉल्व कर देता हूँ, देखूँ मैं। अच्छा यहाँ भी तो जाएगा बट यहीं कर देते हैं पुट, ये देखो यहाँ पे सब लोग यहाँ देखेंगे, पुट I1 एंड I2 इन 1। वहाँ देखिए I1 की वैल्यू आपने निकाली 5/2, 6 टाइम्स ऑफ I2 जो कि आपका 5/8 है सर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ I3 इज इक्वल्स टू 10। काटिए सर इसको, ये 3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। ये 5/2 है तो अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10/4 हो जाएगा। तो ये 15/4, 15 और 10 25 बाई कितना आ जाएगा, 25/4, और इधर जाएगा तो -10 यानी 10 माइनस, तो 5 10 40 15/4, 15/8। I3 कितना आ गया, 15/8 एम्पियर सर। देख लीजिए I1 I2 I3 सबकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। एक बार कैलकुलेशन देख लेना यार, अगर कहीं त्रुटि हुई, कहीं मिस्टेक हो गया तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्रोसेस देखिए आपके सामने ये है। अब क्या करना है सर, अब बोला था फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट बताओ, तो क्या दिक्कत है। इस वाले ब्रांच में I2 करंट है जो कि कितना है 5/8, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इस वाले ब्रांच में कितना करंट है I1 2.5, और आंसर पॉजिटिव आया, मतलब जो माना वही होगा, जलवा है हम लोग का भाई। ठीक, अब ये I1 माइनस I2, इस वाले आर में I1 तो घटा लो, 2.5 यानी 5/2 माइनस 5/8। अरे यार I1 माइनस I2 है तो AD वाले ब्रांच में कितना करंट होगा, मैं मिटा के लिख दूँ क्या, चलिए ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा साफ करके जगह बना के सभी ब्रांच का लिख ही देते हैं। अब देखो पहले AB देखो, AB में बताओ कितना करंट था, AB में I2 करंट था, और तुमने I2 की वैल्यू निकाल के एकदम फेंक दिया 5/8, ठीक है ना। और AB हो गया, इसके बाद AE था ना, AE में कितना करंट था देखो, AE में I1 करंट कितना था 5/2 या 2.5 जो क्या है, AE आ गया। फिर AD देखें, AD में कितना करंट है I1 माइनस I2, दैट मीन्स 5/2 माइनस 5/8 यानी 1/8 मीन्स हो गया 6/16, 3/8, 15/8 आ रहा है यार, ये तो 15/8 एम्पियर चलेगा, 15/8 एम्पियर AD में आ गया। और किस में, BE में निकाल लें आप, BE में कितना है I2 प्लस I3, BE देखो भाई, BE में कितना करंट है तो I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है 15/8, तो दैट मीन्स ये आप लिख देता हूँ मैं, ये कितना था 15/8 आया था, ये 15/8, ये चेक कर लेते हैं एक बार, 8 5 40, 30/8, 30/6 सही है, करेक्ट। I2 प्लस I3, सर चेक करें वहाँ से, I2 की वैल्यू 5/8, I3 की वैल्यू 15/8, तो 15 5 20/8, 5 और 15 20/8 यानी ये भी 5/2 आएगा। इसमें देख लें ED में कितना करंट होगा, तो ED में करंट होगा I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 5/8, I3 कितना है 15/8, माइनस I1 कितना है 5/2, करंट जीरो हो गया देखो इसमें। अरे यार इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो 520/8 आ जाएगा, तो जीरो करंट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ED में करंट जीरो आ गया, बस हो गया, सब में निकल गया करंट। I3 आपने निकाला ही हुआ है, देखा, समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये बड़ा ही अच्छा सवाल कराया, एक ही सवाल कराया बट ये एक सवाल अपने 50 सवालों के बराबर है। ध्यान समझिए इसको, वीडियो अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्वेश्चन वाले पार्ट को फिर से देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये वीडियो।
सर एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।